क्या महज 3 मिनट की देरी, मतलब क्या इतनी सी बात किसी इंसान का जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही कहता है ना कि जब हमारी सबसे पक्की योजनाएं अचानक से टूट जाती हैं, तभी हम नई संभावनाओं को देखने के लिए सबसे ज्यादा खुले होते हैं। सही बात है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारा समय और उस पर हमारा जो कंट्रोल है, या कह लें कि कंट्रोल होने का जो हमारा वहम है। हाँ, और इस विषय को गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास एक बेहद दिलचस्प कहानी का स्रोत है। ये द डिस्टेंस बिटवीन हार्टबीट्स का पहला भाग है, जिसका शीर्षक है द ट्रेन दैट वाज लेट। एक छूटी हुई ट्रेन। बिल्कुल। और हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इस कहानी का सारांश देना नहीं है, बल्कि हम उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को डिकोड करने वाले हैं जो तब पैदा होती है जब हमारा वो बहुमूल्य कंट्रोल हमसे अचानक छिन जाता है। मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे किसी प्लान का फेल होना हमें एक अंत की तरह लगता है, जबकि वो एक नई शुरुआत हो सकता है ना? एकदम सही। एक तरह का पैटर्न इंटरप्ट है ये। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल उस पहले सीन से, जहां हमारी मुख्य किरदार रिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एकदम सुन्न सी खड़ी है। हाँ, वो अनाउंसमेंट वाला हिस्सा। हाँ, ट्रेन नंबर 12847 जा चुकी है। मतलब सोचिए उस पल को। रिया ने अपना नाश्ता छोड़ दिया, शहर भर का ट्रैफिक पार किया, यहाँ तक कि अपनी माँ के 3 फोन कॉल्स को भी इग्नोर कर दिया। जो कि हम सब कभी ना कभी करते ही हैं भागदौड़ में। अरे बिल्कुल। और फिर भी मतलब इतनी जद्दोजहद के बाद भी वो महज 3 मिनट से ट्रेन चूक गई। और सबसे अजीब बात यह है कि प्लेटफॉर्म पे बाकी दुनिया रुकी नहीं है। वेंडर अभी भी चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। हाँ, पर रिया के लिए जैसे समय ठहर गया है। बिल्कुल। मैं तो इसे देखकर ये सोच रहा था कि रिया की स्थिति बिल्कुल वो स्मार्टफोन की तरह है, जिसकी बैटरी बस 1% बची है। दिलचस्प एनालॉजी है ना? मतलब बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स चल रहे हैं, कहाँ पहुँचना है, काम कैसे खत्म करना है, माँ को क्या जवाब देना है, और वो बेचारी पूरी तरह से बर्नआउट के कगार पर है। एक क्रैश होने ही वाला है। और रिया की ये जो स्थिति है ना, ये आज के समाज की बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाती है। समाजशास्त्र में इसे टाइम पॉवर्टी या समय की दरिद्रता कहते हैं। टाइम पॉवर्टी मतलब समय की कमी। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमने अपने हर मिनट को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर लिया है। रिया के लिए वो छूटी हुई ट्रेन सिर्फ लोवे और डिब्बों की कोई गाड़ी नहीं थी, वो उसकी पूरी प्लानिंग का प्रतीक थी। बिल्कुल। उसका पूरा दिन, शायद पूरा हफ्ता उस ट्रेन पर टिका था। तो जब वो ट्रेन छूटती है तो असल में उसका वो वहम टूटता है कि उसका अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल है। और ठीक इसी क्रैश वाले मोमेंट में, मतलब जहां रिया का पूरा सर्वर डाउन हो गया है, कहानी में एक बिल्कुल ही विपरीत कैरेक्टर की एंट्री होती है, कबीर। हाँ, कबीर का वो सीन। कबीर उसी प्लेटफॉर्म पर एक खंबे से टिका हुआ है, एकदम शांत, हाथ में एक कागज के कप में चाय है, और वो रिया की उस पूरी अफरा तफरी को बहुत मजे से देख रहा है। और उसका वो पहला डायलॉग आपको याद है? अरे वो तो बहुत ही व्यंग्यात्मक था। वो कहता है, कुछ लोग सालों में मौके गवाते हैं, आपने 3 मिनट में कर दिया, ये काफी प्रभावशाली है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि कबीर का ये व्यंग्य असल में रिया के उस भ्रम को तोड़ रहा है। रिया को लग रहा है कि उसका समय दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। मतलब रिया उस बात पर भड़क भी तो सकती थी, लेकिन कबीर का लहजा इतना सहज था कि वो पूरी तरह से गुस्सा भी नहीं कर पाती। कबीर असल में रिया के दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा कर रहा है। वो कैसे? देखिए, रिया का दिमाग अभी भी उसी लूप में अटका है कि मुझे दूसरी टिकट बुक करनी चाहिए, किसी को फोन करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। हाँ, वो मशीन मोड में है। बिल्कुल। लेकिन कबीर उसे क्या याद दिलाता है कि ट्रेन जा चुकी है, लेकिन कॉफी अभी भी उपलब्ध है। कॉफी अभी भी उपलब्ध है। ये सुनने में बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे की सोच काफी गहरी है। बहुत गहरी है। रिया पूरी तरह से भविष्य में जी रही है। वो उस मंजिल पर अटकी है जहां उसे पहुंचना था, लेकिन कबीर उसे वर्तमान में खींच रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे ही तो माइंडफुलनेस कहते हैं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। सही बात है। और इसी वजह से कहानी का जो अगला हिस्सा है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। जब वो दोनों स्टेशन की भीड़भाड़ से निकलकर बाहर एक कैफे में आते हैं। वो कैफे जो कोई बहुत फैंसी जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं।
प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, टूटी हुई मेजें हैं, लेकिन रिया के उस थके हुए दिमाग के लिए ये मामूली सी जगह एक पॉज बटन की तरह काम करती है। हाँ, और यहीं पर मतलब इसी टेबल पर बैठकर उन दोनों के बीच काम, जिम्मेदारी और लाइफस्टाइल को लेकर वो बड़ी बहस शुरू होती है। बिल्कुल। जब कबीर रिया से पूछता है कि भाई उस ट्रेन में ऐसा क्या खास था, तो रिया का जवाब क्या होता है? काम। हाँ, वो एक आर्किटेक्ट है हाँ, और वो बताती है कि उसने ये प्रोफेशन इसलिए चुना था क्योंकि वो ऐसे स्पेस डिजाइन करना चाहती थी जिन्हें लोग हमेशा याद रखें। लेकिन अब असलियत क्या है? वो सिर्फ दूसरों की जल्दबाजी में की गई गलतियों को सुधारती है। बिल्कुल। और उसकी बातों से जो थकान छलक रही है ना, वो शारीरिक नहीं है, वो पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक थकान है। लेकिन यहाँ मतलब अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे रिया से पूरी सहानुभूति है। और मुझे लगता है कि सुनने वाले बहुत से लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। किस बात से? जब कबीर रिया के काम के तनाव को सुनकर कहता है कि यार ये तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग है और फिर भी तुम इसी के लिए ट्रेन के पीछे भाग रही थी, तो रिया कहती है जिम्मेदारी कोई विकल्प नहीं है। और ये बिल्कुल सच है हाँ, ये तो है। कि उसे सोमवार से नफरत ना हो। वो कहता है कि ये कोई करियर नहीं, लाइफस्टाइल है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कबीर का ये नजरिया थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज्ड या कह लें सुविधा संपन्न नहीं लगता? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि दुनिया ऐसे काम नहीं करती यार। हम सबके पास चुकाने के लिए ईएमआई होती हैं, परिवारों की जिम्मेदारियां होती हैं। हर किसी के पास तो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर अनिश्चितता को अपनाने की विलासिता नहीं होती ना। रिया की जो हताशा है वो पूरी तरह से जायज है। मैं समझती हूँ। और आपकी आपत्ति बहुत ही सटीक और जरूरी भी है। सतह से देखने पर वाकई ऐसा लगता है कि कबीर किसी ऊंचे पायदान पर खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और ये भी सच है कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए जिम्मेदारी सच में कोई ऑप्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो कबीर रिया के काम करने की जरूरत को नीचा नहीं दिखा रहा। तो फिर वो क्या कह रहा है? क्योंकि रिया को तो ये लग रहा है कि वो उसके काम को खारिज कर रहा है। कबीर असल में उस अनिश्चितता या अनसर्टनिटी का स्वागत करना सिखा रहा है, जिससे रिया इतनी नफरत करती है। वो रिया से ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और पहाड़ों पर चली जाओ। अच्छा। वो बस ये समझा रहा है कि कभी कभी ट्रेन का छूटना तुम्हारी गलती नहीं होती, बल्कि ये जिंदगी का एक तरीका होता है तुम्हें रुकने के लिए मजबूर करने का। कबीर उसे आर्थिक रूप से लापरवाह होने को नहीं कह रहा, बल्कि मानसिक रूप से थोड़ा लचीला होने को कह रहा है। वाकई, मतलब बात जिम्मेदारी छोड़ने की नहीं है, बल्कि उस अनिश्चितता को एक्सेप्ट करने की है जो जिम्मेदारी के बावजूद आ सकती है। एग्जैक्टली। रिया को लगता है कि उसे हर पल बस कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते ही रहना है। जो कि हम सबको लगता है अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमें गिल्ट होने लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। और कबीर उससे बस यही याद दिला रहा है कि कभी कभी खाली बैठना भी, मतलब सिर्फ एक कप कॉफी पीना भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा होता है। जब वो खाली स्टेशन की तरफ इशारा करके कहता है कि स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास समय है, तो वो रिया के उस भ्रम को तोड़ देता है कि दुनिया उसके बिना रुक जाएगी। अरे हाँ, और मुझे लगता है कि ठीक इसी पॉइंट पर रिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो टूटना शुरू हो जाता है। वो लगभग मुस्कुरा देती है वहां पर। हाँ, और इसके बाद जो साधारण से कैफे में होता है, वो मानवीय संबंधों के नजरिए से बहुत खूबसूरत है। वो दोनों घंटों बातें करते हैं। हाँ, दो बिल्कुल अजनबी लोग जिनकी सोच इतनी अलग है, वो बिना पता चले 2 घंटे तक बात करते रहते हैं, और वो भी काम या जिम्मेदारी जैसे भारी विषयों पर नहीं। हाँ, वो तो बहुत छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं। पसंदीदा खाना, कोई बेकार सी फिल्म या वो गाने जो बेवजह दिमाग में अटक जाते हैं। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इस स्थिति को फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट? हाँ, जब आप किसी पल में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास ही नहीं होता। जब रिया अपना फोन चेक करती है और देखती है कि 2 घंटे बीत गए, तो वो एकदम हैरान रह जाती है। कबीर का वो डायलॉग भी तो था यहाँ पर, समय बहुत तेजी से बीतता है जब आप उसे देख नहीं रहे होते। बिल्कुल। जब हम घड़ी के गुलाम बन जाते हैं तो एक एक मिनट पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जब हम सच में किसी पल को जी रहे होते हैं तो हम समय को मापना छोड़ देते हैं। सही बात है। और ये वही ठहराव है जिससे रिया शुरुआत में भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर के वजह से वो सजा जैसा लगने वाला खाली समय एक बहुत अच्छे अनुभव में बदल गया। और अब यहाँ से कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम अपनी तयशुदा भूमिकाओं से बाहर कैसे निकलते हैं। मतलब जब रिया को एहसास होता है कि उसे अब जाना चाहिए। हाँ, तर्क और लॉजिक तो यही कहता है कि रिया जैसी एक प्रोफेशनल महिला बस कबीर को कॉफी के लिए थैंक यू बोलेगी और वहां से चली जाएगी। लेकिन वो ऐसा करती नहीं है।
बिल्कुल नहीं करती। रिया जाते जाते एक नैपकिन पर अपना नंबर लिखकर छोड़ देती है और कहती है कि ताकि तुम फिर से मुझसे बहस कर सको। मतलब रिया जैसी लड़की के लिए ये तो पूरी तरह से आउट ऑफ कैरेक्टर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इस नैपकिन वाले सीन में ऐसा क्या खास है? अरे सोचिए ना, रिया एक आर्किटेक्ट है। उसकी पूरी जिंदगी एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एकदम मापी हुई। सही कहा। आर्किटेक्चर में हर लाइन सीधी होनी चाहिए, हर नाप सटीक होना चाहिए। रिया की जिंदगी भी वैसी ही थी। कब उठना है, ट्रेन कब पकड़नी है। लेकिन वो नैपकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, उस पर कोई लाइंस नहीं है, कोई ग्रिड नहीं है। बहुत उम्दा एनालॉजी है ये। है ना? उस नैपकिन पे अपना नंबर लिखना ऐसा है जैसे रिया ने पहली बार किसी कागज पर बिना किसी स्केल के, बिना किसी नक्शे के, एकदम आजादी से कुछ उकेरा हो। बिल्कुल। एक ब्लूप्रिंट की कठोरता से लेकर एक नैपकिन की आजादी तक का ये सफर। रिया का ये कदम दिखाता है कि उसने कबीर के उस अनिश्चितता वाले फलसफे को थोड़ा सा अपना लिया है। हाँ, उसे नहीं पता कि इस नंबर देने का क्या अंजाम होगा, और सबसे बड़ी बात, उसे परवाह भी नहीं है। और फिर रात को जो उनका मैसेज पर एक्सचेंज होता है वो भी इसी खुलेपन को दिखाता है। जब कबीर अनजान नंबर से मैसेज करता है कि क्या तुम हमेशा अजनबियों से बात करती हो या मैं खास था, तो रिया अपने उसी पुराने सख्त अंदाज का थोड़ा दिखावा करते हुए लिखती है, इसकी आदत मत डालना। लेकिन कबीर का वो जवाब अब बहुत देर हो चुकी है। ये एक तरह से साबित करता है कि जो बदलाव रिया के अंदर आना था वो आ चुका है। महान कहानियों की शुरुआत या हमारे जीवन के बड़े बदलाव अक्सर किसी भव्य पल से नहीं होते। वो अक्सर इन्हीं छोटी छोटी दुर्घटनाओं या कह लें गलत टाइमिंग से आते हैं। बिल्कुल। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब हमें कोई बड़ा प्रमोशन मिलेगा या कुछ बहुत बड़ा होगा। पर हकीकत में बदलाव अक्सर उन पलों में आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। ये बहुत ही गहरा विचार है यार। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार इन छोटी छोटी देरियां या बिगड़े हुए प्लान्स पर झल्लाते हैं। मतलब जब इंटरनेट बंद हो जाता है या फ्लाइट लेट हो जाती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्से की होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल जा रहा है। लेकिन रिया और कबीर की कहानी हमें यही तो बताती है कि शायद वो अचानक मिला खाली समय कोई खतरा नहीं है। रिया की वो 3 मिनट की देरी ने उसे उस घुटन से बाहर निकाल लिया जिसमें वो रोज जी रही थी। बिल्कुल। अगर वो उस दिन समय पर पहुंच जाती तो वो फिर से उसी चक्कर में फंस जाती। उसने ट्रेन जरूर मिस की, लेकिन असल में उसने खुद को पा लिया। सच में हमारी इस प्रोडक्टिविटी की अंधी दौड़ ने हमें इंसान से मशीन बना दिया है। हमें लगता है रुकने का मतलब है पीछे छूट जाना। हाँ, और इसी बात को एक कदम और आगे ले जाते हुए मैं एक ऐसा विचार रखना चाहूंगी जो शायद इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल दे। अरे वो क्या? हमने अब तक यही बात की कि रिया ने ट्रेन मिस कर दी और उसे एक नया अनुभव मिला। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेन रिया को पीछे छोड़कर नहीं गई, बल्कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस ट्रेन ने रिया को उस गलत मंजिल तक पहुंचने से बचा लिया जहां वो असल में जाना ही नहीं चाहती थी? क्या बात कर रहे हो? ये तो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नए सांचे में डाल देता है ना? हम जीवन भर किसी न किसी ट्रेन के पीछे भागते रहते हैं, कोई नौकरी, कोई रुतबा या कोई रिश्ता, और हम मान लेते हैं कि हमें वो ट्रेन पकड़नी ही है। लेकिन जब हम अचानक फिसल जाते हैं या कंट्रोल खो देते हैं तो हो सकता है कि वो कंट्रोल खोना कोई हादसा ना हो। मतलब कभी-कभी कंट्रोल खोना ही सही दिशा पाने का पहला कदम होता है। एकदम सही। क्या उस ट्रेन ने उसे छोड़ दिया या गलत मंजिल पर जाने से बचा लिया? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब, मतलब सुनने वाले सभी लोग, अपनी अपनी जिंदगी के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। अक्सर जो दरवाजे हमारे मुंह पर बंद होते हैं वो हमें उस कमरे में जाने से रोक रहे होते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं रखा। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम भागते हुए किसी खाली प्लेटफॉर्म पर पहुंचें और हमें लगे कि हमारा प्लान बिखर गया है, तो हताश होने से पहले एक गहरी सांस लेनी चाहिए। शायद हमारे लिए भी वहां कोई नई संभावना इंतजार कर रही हो। और शायद वो टूटा हुआ ब्लूप्रिंट एक कहीं अधिक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत हो। बिल्कुल सही कहा आपने।